किसी भी प्रकार से मैंने डीएड और बीएड की शिक्षा न लेते हुए मैंने प्राइवेट ट्यूशन क्लास चालू किया। मैं उत्तर नागपुर का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसने एक शिक्षक न रहते हुए उत्तर नागपुर में एक स्लम पट्टे में ट्यूशन क्लास चालू की। मैं कभी भी आम्बेडकरी विचारधारा को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं गया। मैं रहा अपने ही पार्टी में। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा नहीं। पिछले 25 सालों से 4 बार माननीय नितिन राव साहब आमदार है, मंत्री रह चुके हैं, पालक मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर मिलिंद माने सर, ये भी यहाँ पे 5 साल आमदार रहे। पर इस 25 सालों में हम देखते हैं, और आप भी देखते हो, आप भी उत्तर नागपुर में रहते हो, आप भी देखते हो कि उत्तर नागपुर का हाल क्या है। हमारा उत्तर नागपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से उठाकर वहाँ ले गए, तो वो कॉलेज हमारे माननीय नितिन राव साहब रोक नहीं सके। यानी वो कितने असक्षम है, इससे दिखता है। उत्तर नागपुर की तमाम समग्र जनता, विचारवंत लोग एक जगह बैठे और हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल बचाव कृति समिति बनाई और उसके माध्यम से ये दवाखाना हमने बचाया। इसके लिए भी नितिन राव साहब असक्षम रहे। ऐसे असक्षम व्यक्ति को अगर आने वाले दिनों में आमदार बनाए तो हमारे उत्तर नागपुर का विकास नहीं हो सकता। विदर्भ का सत्ता संग्राम, आपका स्वागत है। मैं प्रफुल्ल भालेराव। राजनीति के इस विश्लेषण में हम देखते हैं कि महाराष्ट्र में इस गहमा-गहमी में हम आज विदर्भ में उत्तर नागपुर की सीट से जो नामांकन पर्चा दाखिल किया है वंचित बहुजन आघाड़ी के तरफ से मुरलीधर मेश्राम जी, उनसे एक बात कर रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं और किस पहल के साथ वो उत्तर नागपुर को देखते हैं, क्योंकि दशकों से वो उत्तर नागपुर की राजनीति में और नागपुर की राजनीति में अग्रसर रहे हैं। सर, आपका स्वागत है आवाज़ इंडिया में। आप एक शिक्षक थे, साथ ही साथ एक विभिन्न पार्टियों से आपका एक जुड़ाव भी रहा है। कैसा देखते हैं, क्या मुद्दे देखते हैं उत्तर नागपुर में और क्या भूमिका है आपकी? सबसे पहले सप्रेम जय भीम। श्रद्धेय बाला साहब आम्बेडकर और महाराष्ट्र राज्य की अध्यक्षा रेखाताई ठाकुर, इनके आशीर्वाद से मुझे ये उत्तर नागपुर की विधानसभा की सीट मिली है। मैं सबसे पहले उनका धन्यवाद करता हूँ और उसी प्रकार आवाज़ इंडिया टीवी का भी धन्यवाद करता हूँ। और आवाज़ इंडिया टीवी के माध्यम से मैं मेरे उत्तर नागपुर की जनता का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे जो टिकट मिलने के लिए जो संघर्ष मैंने किया उसका साथ मुझे दिया। उनका भी मैं धन्यवाद अदा करता हूँ। मैं शिक्षक कोई डीएड बीएड नहीं हूँ। मैं उत्तर नागपुर का ऐसा पहला व्यक्ति हूँ कि जो किसी भी प्रकार से मैंने डीएड और बीएड की शिक्षा न लेते हुए मैंने प्राइवेट ट्यूशन क्लास चालू किया। मैं उत्तर नागपुर का पहला ऐसा व्यक्ति हूँ कि जिसने एक शिक्षक न रहते हुए उत्तर नागपुर में एक स्लम पट्टे में ट्यूशन क्लास चालू किया। और उस ट्यूशन क्लास के माध्यम से मैंने मेरे स्लम पट्टे में और मेरे उत्तर नागपुर में, और उत्तर नागपुर में क्या मुझे आजू बाजू के गड्डी गोदाम बाकी के जो इलाके थे वहाँ से भी मेरे पास कम से कम 50,000 के ऊपर विद्यार्थी मेरे ट्यूशन क्लास से मेरे पास से पढ़ के गए हैं। और उन तमाम विद्यार्थियों का मेरे साथ बहुत अच्छा आज भी संबंध है। मैं विभिन्न पार्टियों में, जब मैं पैदा हुआ, मेरा जन्म हुआ, तो मैं इंदौर में रहता था। तो हमारे पास बाबा साहब की चळवळ के सिवा दूसरा कोई चारा नहीं था। तब मैं जब छोटा था तो चरणदास रामटेके, डॉक्टर मधुकर राव वासनिक, डीपी मेश्राम, ये जब नगर सेवक चुन के आए थे तो हम 4 साल के 5 साल के तो उनके लिए हम बिल्ले बांटते थे। तब से मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, इनके नेतृत्व में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया में काम किया। और उसके बाद मैं 2002 में बहुजन समाज पार्टी में आया। बहुजन समाज पार्टी में से मुझे 2012 में पार्षद बनाया गया। पार्षद बनने के बाद मुझे पक्ष नेता बनाया गया और इस तरीके से 2012 से 17 तक मैं नगर सेवक था, पक्ष नेता था। उसके बाद 2019 में जब पदवीधर मतदार संघ का इलेक्शन हुआ तो बहुजन समाज पार्टी के महाराष्ट्र के प्रभारी खासदार वीर सिंह साहब, ये महाराष्ट्र के प्रभारी थे। पदवीधर मतदार संघ में उन्होंने बीएसपी का उम्मीदवार खड़ा करने की बात किए थे, पर ऐन आखिरी के 2-3 दिन में उन्होंने वो क्या हुआ पता नहीं, उम्मीदवार खड़ा नहीं किए। तो हमने उनकी कंप्लेंट बहन जी के पास किए। यानी आपसी मतभेद की वजह से आपने इतने विविध पक्षों में काम किया, पर आज आप वंचित से खड़े हैं, तो क्या वजह रही कि बीएसपी का भी दामन छोड़ा आपने? उसके पहले आप अन्य राजनीतिक पार्टियों में थे, तो लोग जनमानस ये भी एक साइकोलॉजी बनती है कि आप मौका परस्ती की वजह से या सीट की वजह से ये किया, ऐसा ही एक आरोप लगता है। मैंने कभी कोई मेरी पार्टी जो है, मेरी पार्टी, मेरा नेतृत्व ये हमेशा आम्बेडकरी विचारधारा को मानने वाला रहा। मैंने खोरीपा में, मैंने बीएसपी में, मैं वंचित में हूँ।
ये जब इस पार्टी में मैं काम कर रहा हूँ, अगर मैं चाहता था तो मैं कांग्रेस में जा सकता था, शिवसेना के 2 टुकड़े शिवसेना में जा सकता था, और राका के 2 टुकड़े वहाँ जा सकता था। पर उनका जो नेतृत्व है वो गांधीवादी नेतृत्व है, उनका नेतृत्व जो मनुवादी नेतृत्व करता है, गोलवर का नेतृत्व करता है। पर मैं कभी भी आम्बेडकरी विचारधारा को छोड़कर दूसरी पार्टी में नहीं गया, मैं रहा अपने ही पार्टी में। मैं बहुजन समाज पार्टी छोड़ा नहीं। खासदार वीर सिंह साहब ने हमको बीएसपी से निकाले, और हमको बीएसपी से निकालने के बाद हमें आम्बेडकरी विचारधारा में काम करना था, इसलिए हम वंचित बहुजन आघाड़ी में प्रवेश आप किया। पूर्व पार्षद भी रहे और आपके कार्यकाल में बहुजन समाज पार्टी से बोलिए या फिर बहुजन समाज से काफ़ी नगर सेवक भी चुन के आए। पर आज जो नागपुर की हालत हम देखते हैं, उत्तर नागपुर की खासकर ये डेवलप नहीं हो पाया। इसमें इंडस्ट्रियल एरिया है, इतनी बड़ी टेरिटरी है, ज्यूरिडिक्शन है, पर एक आरोप लगता है कि यहाँ के लोगों की मंशा नहीं होती नगर सेवक की काम करने की। एक आरोप ये भी लगता है, इस पर क्या बोलेंगे? मैं 2012 में नगर सेवक बना था, और जिस प्रभाग में मैं रहता हूँ उसी प्रभाग में माननीय नितिन राउत साहब भी रहते हैं, वो भी रहते हैं। परंतु उन्होंने कभी हमारी नगर सेवकों की उत्तर नागपुर में विकास करने के लिए कभी भी नगर सेवकों की उन्होंने बैठक नहीं ली। हमने उनसे कोशिश की, 2-4 बार मैं मिला, हमारे नगर सेवक भी मिले। हमने कहा कि साहब अपने को बैठकर यहाँ पर हमारी कुछ सूचना है जो आपको हमको देनी है, आप हमें बताइए कि यहाँ पर उत्तर नागपुर में किस प्रकार से डेवलपमेंट किया जाता है। पर कभी नितिन राउत साहब हमारे साथ बैठे नहीं, और हमें यानी आरोप लगा रहे हैं आप कि एक तरीके से नगर सेवक और विधायक का कोई भी जुगलबंदी नहीं है और कोऑर्डिनेशन नहीं है, इस तरीके से आप आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल। मैं नितिन राउत साहब से भी कहा कि भाई अपन बैठ के विचार करेंगे, वो भी कभी नहीं बैठे। फिर 2014 में मिलिंद माने साहब चुन के आए, उनसे भी मैंने कहा कि माने साहब आपकी जो चरवड़ है, आप आज जिस जगह हो वो आप इंदौर की देन हो, तो आपको विकास करने के लिए हमारे साथ बैठना पड़ेगा। माने साहब ने भी हाँ बोले, पर उनके साथ भी कभी भी बैठक ना हो पाई। फिर भी हम नगर सेवकों को जो 1.5 कोटी या 2 कोटी का फंड मिलता था, और हमारे पास जैसे मैं नगर सेवक और किरणताई रोड के पाटनकर नगर सहित था मेरे साथ, तो हमें 1.5 कोटी या 2 कोटी फंड मिलता था। तो नवा नकाशा, बुद्धनगर, इंदौरा, बेजनबाग, इंदौरा झोपड़ा, जरीपटका, नया जुना जरीपटका, ये तमाम बस्तियों थी। वो 1.5-2 कोटी में हम वो इतना कोई विकास कर नहीं पाते थे। इसलिए हम दोनों आमदारों से बोले थे, नितिन राउत साहब से भी बोले और मिलिंद माने साहब से भी बोले कि आप बैठिए, हम आपके साथ बैठकर इस उत्तर नागपुर का कैसा विकास हो सकता है इसके बारे में सोचेंगे। क्यों कि हम उत्तर नागपुर से बीएसपी के तब 9 नगर सेवक चुन के आए थे। ये रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये शेड्यूल कास्ट रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी है, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे। आप आरोप लगा रहे हैं जो शेड्यूल कास्ट का विकास है, एक शेड्यूल कास्ट रिजर्वेशन वाली जो विधानसभा है, इसका एक हक होता है कि जो मेजॉरिटियन पीपल हैं, जनसंख्या के आधार पर, अनुपात के आधार पर उनको एक तरीके से रिप्रेजेंटेशन मिले। उस पर आप क्या बोलेंगे, चाहे बीजेपी रहे या कांग्रेस रहे? अभी 1960 के पहले नागपुर ये सीपीएन बेरार मध्य प्रदेश, मध्य भारत की राजधानी थी। 60 के बाद यहाँ पर जो भी आमदार बने या जो भी खासदार बने होंगे, मैं उतने दूर न जाते हुए मैं पिछले 25 सालों में ही जाता हूँ। पिछले 25 सालों से 4 बार माननीय नितिन राउत साहब आमदार हैं, मंत्री रह चुके हैं, पालक मंत्री रह चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर मिलिंद माने सर, ये भी यहाँ पे 5 साल आमदार रहे। पर इस 25 सालों में हम देखते हैं, और आप भी देखते हो, आप भी उत्तर नागपुर में रहते हो, आप भी देखते हो कि उत्तर नागपुर का हाल क्या है। जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पर आया था, वो इंजीनियरिंग कॉलेज देवेंद्र फडणवीस से बीजेपी के जो उप मुख्यमंत्री आज महाराष्ट्र राज्य के, उन्होंने वो हमारा उत्तर नागपुर का इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ से उठाकर वहाँ ले गए। तो वो कॉलेज हमारे माननीय नितिन राउत साहब रोक नहीं सके, यानी वो कितने असक्षम है इससे दिखता है। उसके बाद डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हॉस्पिटल इंदिरा चौक में, उसको भी देवेंद्र फडणवीस और ये मनुवादी लोग, बीजेपी के लोग, उसको भी यहाँ से उठाकर उधर ले जा रहे थे। आरटीओ। तो ये जो दवाखाना है, इस दवाखाने के लिए फिर हमें उत्तर नागपुर की तमाम समग्र जनता को ऐसा लगा कि ये दवाखाना भी अगर हम बाहर नहीं निकले तो ये दवाखाना भी उधर चला जाएगा मियान में। और इसलिए उत्तर नागपुर की तमाम समग्र जनता, विचारवंत लोग एक जगह बैठे और हमने डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल बचाव कृति समिति बनाई, और उसके माध्यम से ये दवाखाना हमने बचाया। इसके लिए भी नितिन राउत साहब असक्षम रहे। ऐसे असक्षम व्यक्ति को अगर आने वाले दिनों में आमदार बनाए तो हमारे उत्तर नागपुर का विकास नहीं हो सकता। आपने विभिन्न मुद्दों की जिक्र किए, हम चर्चा के अंत में है। तो हम देखते हैं कि नागपुर आज मेट्रो शहर है, पूरा मेट्रो ने नागपुर को घेर लिया है, पर उत्तर नागपुर ये डेवलप नहीं हो पाया है। जिस तरीके से हम पश्चिम, दक्षिण पश्चिम देखते हैं या फिर हम पूर्व देखते हैं, उत्तर नागपुर में क्या लगता है आपको कि क्या वजह है कि ये डेवलपमेंट नहीं है? आपको क्या लगता है? हमारे विधायक, जो भी, मैं 25 साल की बात कर रहा हूँ सर,
हमारे जो विधायक हैं, ये विधायकों ने उत्तर नागपुर का विकास छोड़कर अपना विकास कैसा होगा ये इन्होंने सोचे। अगर इन्होंने सोचे तो उधर उत्तर नागपुर का विकास करना है तो एक उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ। 2008 में केंद्र सरकार ने नॉर्थ नागपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट ये योजना नागपुर महानगर पालिका को दी, पर यहाँ के राजनेताओं ने, यानी यहाँ के मैं विशेषतः उत्तर नागपुर के राजनेताओं ने उसकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अगर नॉर्थ नागपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बन जाए तो उसके माध्यम से हमारे स्वास्थ्य में जो असर पड़ता है और हमें जो अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं ये गंदे पानी की वजह से होते हैं। अगर नॉर्थ नागपुर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट यहाँ उत्तर नागपुर में बन जाए तो ये तमाम समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे। और उसके लिए यहाँ के विधायक मैं चैलेंज करता हूँ, माननीय नितिन राउत साहब को भी चैलेंज करता हूँ और माननीय मिलिंद माने साहब को भी चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने अगर नॉर्थ नागपुर में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए उसके लिए इन्होंने कुछ कोशिश की होंगे तो उन्हें जनता के सामने बताया कि मैंने ये कोशिश किया। एक भूमाफियाओं का भी आरोप लगता है कि एक भूमाफिया उत्तर नागपुर में काफ़ी एक्टिव है। बिल्डर लॉबी का आरोप लगता है कि ज़मीनें जो किसानों ने, चाहे फिर वांजरा रहे या फिर हम इंडस्ट्रियल एरिया देखते, पीली नदी का एरिया देखें, किसानों ने अपनी जगह दी, पर आज बिल्डर लोग वो ज़मीनें ले रहे हैं। इसके ऊपर क्या बोलेंगे? क्या सरकारें फेल हुई कि नेता फेल हुए? सरकार ने, अभी आपने जो सवाल किए, सरकार ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 1996 में नारा घाट के पास नारा रोड में 130 एकड़ जगह पार्क के लिए आरक्षित की है। पर वो पार्क के लिए आरक्षित जगह को वहाँ पार्क बनाने के लिए हमारे जो उत्तर नागपुर के विधायक हैं, फिर माननीय नितिन राउत साहब हो, माननीय मिलिंद माने साहब हो, इन्होंने एक पत्र भी अगर दिया होगा सरकार को, अगर इन्होंने एक पत्र भी दिए होते कि यहाँ पे पार्क बनना चाहिए तो वो पार्क बन गया होता, पर इन्होंने वो नहीं किए। मिलिंद माने साहब, विकी कुकरेजा साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब ये नहीं चाहते, यहाँ तक कि नितिन गडकरी साहब भी नहीं चाहते। मिली भगत है कुछ, इनकी मिली भगत है। और ये जो बिल्डर लोग कर रहे हैं, ये बिल्डर लोगों को गडकरी, फडणवीस, विक्की कुकरेजा, मिलिंद माने, इनके साथ मिलकर ये बिल्डरों की इतनी हिम्मत बढ़ रही है। ये तो बिल्डरों की इतनी ताकत नहीं कि हम उत्तर नागपुर में बिल्डर हमारे साथ लड़ाई कर सके, पर ये सिर्फ इन नेताओं के बस बात। उसमें नितिन राउत साहब भी समाविष्ट है। अच्छा, ये मैं ऐसा उनको खुलेआम चैलेंज करता हूँ। आप आरोप लगा रहे हैं? आरोप लगा। क्यों जनता चुने आपको? आप पूर्व पार्षद भी रहे, आपने अपने वार्ड में कितने काम किए, और जनता क्यों चुने आपको, और किस तरीके से उत्तर नागपुर को और नागपुर का डेवलपमेंट देखते हैं? मैं पार्षद रहते हुए और पक्ष नेता रहते हुए हमें जो 1.5 कोटी का, 1.25 कोटी का, 1.25 कोटी का, 2 कोटी का, बहुत हुआ जाए तो 2 कोटी का फंड मिलता था। उसमें हमने जितने काम हो सके उतने काम करने की कोशिश की। उदाहरण के तौर पर इंदौरा में 9.5 लाइन है, उसमें से 4, 5 या 6 लाइन में हम किरणताई रोड के पाटनकर और मैं दोनों ने मिलकर, जो इंदौरा में गटर लाइन थी 4 इंची 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी, उसको हमने बदल कर 9 इंची लाइन डाले और उसकी वजह से इंदौरा में बहुत कुछ रिलीफ हुआ है। ऐसे हमने बहुत अच्छे काम किए। मैं एक काम को बता सकता हूँ कि संविधान चौक में ये कांग्रेस वालों ने स्वर्गीय विलास मुत्तेमराव चौक, आरबीआई में जो आरबीआई चौक था उसको स्वर्गीय विलासराव मुत्तेमराव चौक ये नामकरण करने की कोशिश की। मैं नागपुर महानगर पालिका का कर्मचारी है, वो उत्तर नागपुर में ही रहता है, मैं उसका नाम लेना अच्छी बात नहीं बेचारे का, पर वो उसने मुझे बताया कि गुरुजी या चौकाचं नाव स्वर्गीय विलासराव देशमुख चौक होता है आणि उसके लिए पेपर में ऐड देना है, तो ये ऐड मेरे तरफ आई है तो मैं पेपर में डालूँ कि नहीं डालूँ। मैंने वो उसको रोक दिया हूँ, आप जल्दी आओ। मैं तुरंत गया, उसको रोका और वो संविधान चौक बनना चाहिए करके हमने पुराना निवेदन दिए थे बीएसपी की तरफ से, तो उस बीएसपी के माध्यम से हमने जो निवेदन दिए थे कि यहाँ संविधान चौक बनना चाहिए, फिर ईजेड घोबरागड़े साहब थे, उनके भी माध्यम से हमने वो पूरे निवेदन एकत्र किए और वो स्वर्गीय विलासराव देशमुख चौक कैंसिल करके संविधान चौक ये नामकरण किया। उसमें मैं और किरणताई रोड के पाटनकर, गड्डी गोदाम के नगर सेवक देवाभाऊ उसरे और प्रगतिताई पाटिल ये वहाँ के नगर सेवक थे, तो उनके सहयोग से संविधान चौक ये नामकरण हुआ। अच्छा, ये थे मुरली मेश्राम सर, अपने बेबाकी से हर प्रश्न का वो उत्तर दे रहे थे। उत्तर नागपुर एक ये काफ़ी यानी एक ज्वलंत विषयों के साथ आगे बढ़ता है। यहाँ की मूवमेंट, यहाँ की आइडियोलॉजी, यहाँ की एक संस्कृति पूरे नागपुर में जानी जाती है और नागपुर के बाहर निकल कर पूरे विश्व में ये पहचानी जाती है, क्योंकि नागपुर में दीक्षा भूमि है तो उसी के साथ नागपुर में आरएसएस की संघ भूमि भी है। हम देखते हैं उत्तर नागपुर का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है, इसी पे हम एक रोशनी डालने की कोशिश कर रहे थे। आप बने रहिए आवाज़ इंडिया के साथ। आपका धन्यवाद।